गाजा के राफा में आईडीएफ पर हमला, हमास का एंटी टैंक मिसाइल हमला, इजरायल के एक सैनिक की मौत, आईडीएफ के कई सैनिक हमले में घायल। तो इजरायल के एक सैनिक की मौत हुई है इस हमले में और कई सैनिक घायल हुए हैं आईडीएफ के इस हमले में। पुतिन ने अरब में इजरायल और अमेरिका को एक बड़े युद्ध मोर्चे पर फंसा दिया है। अरब में यूक्रेन युद्ध का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। इस युद्ध में यूक्रेन की भूमिका में लेबनान होगा और अमेरिका की भूमिका में पुतिन। यानी पुतिन ने इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुतिन की नीति से अरब के शक्ति समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। अरब में अमेरिका के पुराने सहयोगी देश अब हिजबुल्लाह के साथ आ चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में रिवर्स नकबा शुरू हो गया है और पुतिन के समर्थन से हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना का ऐलान कर दिया है। अरब में पुतिन ने युद्ध की वैसी ही बिसात बिछा दी है जैसी बाइडेन ने यूरोप में यूक्रेन के जरिए बिछाई। यूरोप में जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, ठीक उसी तरह से रूस ने अरब में लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई शुरू कर दी। यानी अरब में यूक्रेन की भूमिका निभाएगा हिजबुल्लाह। रूस जिस तरह अपनी धरती पर यूक्रेन के हमले झेल रहा है, अब उससे कहीं भयंकर हमले झेलेगा। इजरायल और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 30 जून को हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर रॉकेट हमले किए। हमले में इजरायल के 18 सैनिक घायल हो गए। इनमें 5 सैनिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल की 91st डिवीजन के हेडक्वार्टर ब्रानित बैरक पर बुरकान मिसाइल से हमले किए। इसमें हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अल सहल बेत हिलाल बैरक पर फलक मिसाइल से हमले किए। हिजबुल्लाह ने अल बेतुल्ला सेटलमेंट पर भी रॉकेट बरसाए। एक ही दिन में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर इतने बड़े हमले किए हैं जिससे सीधे युद्ध की आशंका तेज हो गई है। इजरायल हमलों का जवाब देने के लिए लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है और पुतिन की रणनीति के मुताबिक ही लेबनान इजरायल का युद्ध आगे बढ़ रहा है। इजरायल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान का हाल गाजा जैसा कर दिया जाएगा। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले रुक नहीं रहे हैं और इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि जंग शुरू होने वाली है। इसी जंग की तैयारी अरब लीग ऑफ पुतिन ने शुरू कर दी। पुतिन ने अरब युद्ध के लिए सबसे पहला एपिसेंटर तैयार किया है तेहरान। इसके साथ ही लेबनान, सीरिया और इराक में रणनीति तय कर दी गई है। इन चारों देशों की सेना और प्रॉक्सी संगठन इजरायल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह को बड़ी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है और पुतिन ने इसीलिए नसरल्लाह की फौज को शक्ति आपूर्ति शुरू कर दी। और अमेरिकी रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस ने एक साथ कई कार्गो प्लेन ईरान भेजे हैं। इसके बाद ईरान ने अपने कार्गो लेबनान के लिए रवाना किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से हिजबुल्लाह को हथियार भेजे गए हैं। रूसी कार्गो प्लेन से एंटी शिप मिसाइल ईरान पहुंच गई है। तेहरान में लैंड होने के बाद ईरान से मिसाइलें लेबनान को सप्लाई की गई है। ईरान ने इराक और सीरिया के एयर स्पेस के जरिए लेबनान तक कार्गो प्लेन भेजे हैं और बीती रात भी बेरूत में ईरानी कार्गो प्लेन लैंड हुए हैं। रिपोर्ट में दावा है कि हिजबुल्लाह को बुरकान सहित रूसी एंटीशिप मिसाइलें मिल चुकी हैं।
रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि ईरान ने बीते 3 दिन में 7 से ज्यादा कार्गो विमान लेबनान भेजे। हिजबुल्लाह सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है और उसका ट्रेलर इजराइल की जमीन पर नजर आने लगा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी इजराइल पर हमले बढ़ा दिए। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलाक पोर्ट पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। पुतिन की रणनीति है कि अमेरिका को अरब में सबसे बड़ी चोट देना और इजराइल को सदियों तक दर्द देने वाला जख्म। इसीलिए इजराइल के उन इलाकों पर हमले तेज हो गए हैं जो कभी फिलिस्तीन का हिस्सा रहे थे। पुतिन के इशारे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल में रिवर्स नकबा शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल से 10,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से 8 महीने पहले इन परिवार के 60,000 लोग घर नहीं लौटे हैं। हिजबुल्लाह इसे रिवर्स नकबा कह रहा है। 1948 के नकबा में यहूदियों ने फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा गांवों पर कब्जा किया था। तब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा था, जो आज तक नहीं लौट पाए। इजराइल पर इस बात का दबाव है कि वो विस्थापित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षा देकर घर वापस पहुंचाए, लेकिन हिजबुल्लाह का खतरा खत्म किए बिना यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटों में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने कहा है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ वो तैयार है। अगर इसका राजनयिक समाधान नहीं हुआ तो कुछ दिन में बैरूत मलबे में बदल जाएगा। इजराइल की तैयारियों को देखते हुए पुतिन ने भी हिजबुल्लाह को बड़ी शक्ति बनाने का मोर्चा खोल दिया। पुतिन के एक फोन कॉल पर अरब लीग हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। अरब लीग में 22 देश आते हैं। इन सब ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन की सूची से बाहर कर दिया है। खास बात यह है कि अरब लीग में अमेरिका के 6 बड़े सहयोगी देश हैं। इनमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, कुवैत और ओमान है। इन्होंने भी हिजबुल्लाह को टेरर लिस्ट से बाहर कर दिया है। यह अमेरिका की अरब नीति के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अरब के कई देश हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो गए हैं। पुतिन और ईरान के हथियार लेबनान पहुंच चुके हैं। इजराइल ने जंग शुरू की तो यूक्रेन की तरह यहां भी रूस और अमेरिका का टकराव शुरू हो जाएगा। और इस युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं रूस की टैंक ब्रिगेड ने की है गोलाबारी में यूक्रेन के फायरिंग पोस्ट तबाह हुए हैं। T-80 टैंक से फ्रंट लाइन पर रूसी हमले। रूसी टैंक ब्रिगेड की जबरदस्त गोलाबारी, यूक्रेन का पूरा ये पोस्ट तबाह हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया इस हमले में। जुलाई के महीने में यूक्रेन किस कदर जलने वाला है, इसका ट्रेलर
जून के आखिरी दिन तक गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूसी इस्कंदर मिसाइलों से कीव के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त दहशत मची। इसके अलावा यूक्रेन के खार्किव और ज़ैपोरिज़िया में भी हमले किए गए। डोनेस्क में एक बार फिर 3 टन वजनी बम से प्रहार हुआ। यूक्रेन में एयर डिफेंस की मिसाइलें पहुंचने से पहले रूसी सेना यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के मिशन को आगे बढ़ा रही है, जबकि यूक्रेन के ड्रोन प्रहार को नाकाम करने के लिए बॉर्डर पर एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी गई। राजधानी कीव के लिए इस्कंदर 500 जैसी घातक और ताकतवर मिसाइल। डोनेस्क में 3 टन वजन वाला भारी भरकम फैब 3000 बम। खार्किव और ज़ैपोरिज़िया के लिए गाइडेड और अनगाइडेड बम। पुतिन के गुस्से का तूफान एक भयंकर अंजाम के साथ यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि कीव पर इस्कंदर से हमले की कोशिश हुई, लेकिन हमला नाकाम रहा। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही है। कीव की इमारतों में धमाकों के निशान साफ नजर आते हैं। कीव के ओबोलोनेस्की में यह धुआं क्यों उठ रहा था? यूक्रेन भले ही कीव पर हमले की खबर को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कीव में रविवार को एयर अलर्ट जारी किया गया। कीव के लोगों को बम शेल्टर में जाना पड़ा। कई घंटे तक कीव के लोग शेल्टर में ही रहे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूसी इस्कंदर मिसाइलों ने एक पैट्रियट एयर डिफेंस को भस्म कर दिया। रिहायशी इमारतों से भी रूसी इस्कंदर मिसाइलों की टक्कर हुई और अपार्टमेंट में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर जबरदस्त हमला किया। कीव पर इस्कंदर मिसाइलें बरस रही थी, तो वहीं खार्किव में भी जबरदस्त तबाही मची। रविवार को रूस के फाइटर जेट ने खार्किव इलाके में गाइडेड बम की बरसात की। इस हमले के टारगेट पर यूक्रेन का एक डाक डिपो था। बम धमाके के बाद इमारत के साथ ही आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग जख्मी हो गए। रूस ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन के खिलाफ 800 से ज्यादा गाइडेड हवाई बमों का इस्तेमाल किया था। अब रविवार को भी ये हमले जारी रहे। इससे पहले शनिवार को ज़ैपोरिज़िया में कई बड़े हमले किए गए। ज़ैपोरिज़िया के रोबोटिन में भी रूसी सेना को नई कामयाबी मिली है। इस इलाके में रूस की वासिलिक मोर्टार गार्ड्स और नीपर ग्रुप के जवानों ने हमला किया। रोबोटिन के उत्तरी इलाके से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा। रूसी आर्मी ने रोबोटिन में निगरानी ड्रोन से बम गिराए। रूसी वासिलिक स्वचालित मोर्टार ग्रुप सिर्फ 10 मिनट में हमला करने में सक्षम है। 15 मई को रूस ने रोबोटिन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उत्तरी रोबोटिन में यूक्रेनी मोर्चे को हटाया नहीं जा सका था। रूस की वायुसेना Ka-52M हेलीकॉप्टर से भी जबरदस्त हमले कर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स को अनगाइडेड मिसाइलों से लैस किया गया है। रूस के ये हेलीकॉप्टर बेहद नीची उड़ान भरते हुए S-8 हवाई मिसाइलों से यूक्रेनी सेना पर कहर बरपा रहे। लेकिन अब यूक्रेन के लिए सबसे घातक साबित हो रहे हैं फैब 3000 बम। डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकाने पर रूस ने इस भारी भरकम बम का इस्तेमाल किया है। तो यूक्रेन के लिए फैब 3000 बम बेहद घातक साबित होने वाले, क्योंकि इसमें 3 टन विस्फोटक होता है। रूस ने इसमें गाइडेंस किट लगाकर इसे और भी घातक बना दिया। अब
सैटेलाइट नेविगेशन की वजह से इस बम से सटीक प्रहार हो रहा है। रूस का यह बम हमला डोनेस्क में एक यूक्रेनी कमांड सेंटर पर हुआ। इस हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया और 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 4 सैन्य वाहन भी नष्ट कर दिए गए। रूस को सबसे अधिक नुकसान यूक्रेनी ड्रोन से हो रहा है। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन सेंटर को टारगेट किया। कामिकाजी ड्रोन के हमले में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर तबाह हो गया। यहां रूस के नीपर ग्रुप ने हमला किया। एक और बड़ा हमला ज़ैपोरिज़िया के मतवाइका गांव में हुआ था। यहां रूस के हमले में यूक्रेनी हथियार गोदाम नष्ट हो गए। गोदाम में हाइमार्स सिस्टम की मिसाइलें रखी हुई थी। यहां मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक जमा था। MLRS के रॉकेट का भी बड़ा भंडार यहां पर मौजूद था। सिर्फ घातक हथियार ही नहीं, रूसी आर्मी गोरिल्ला प्रहार भी कर रही है। डॉनबास के किरोवो इलाके में रूसी फौज दबे पांव सुरंगों से दाखिल हुई और फिर यूक्रेनी ठिकाने पर हमला कर दिया। छिपकर अचानक हमले के लिए ही अब रूसी सेना ने अपनी मोटरसाइकिल ब्रिगेड को उतारा है। मोटरसाइकिल पर सवार सैनिक मेन रोड की जगह जंगलों के बीच से धावा बोल रहे हैं। निगरानी ड्रोन की मदद से इन्हें यूक्रेनी ठिकानों की जानकारी दी जाती है और फिर ये मोटरसाइकिल सवार वहां हमला कर देते हैं। ज़ैपोरिज़िया में इस हमले से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस ने मिसाइल से जिस ट्रेन को निशाना बनाया उस पर T-64 टैंक लोड किए गए थे। ट्रेन में कई दूसरे हथियार और उपकरण भी ले जाए जा रहे थे। रूस के इन तमाम हमलों से जाहिर हो गया है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस अब बेहद कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सीमा पर रूस ने अपना एयर डिफेंस बेहद मजबूत कर लिया है। रविवार को रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन को गिरा दिया। कुर्स्क में यूक्रेन के 15 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। लिपेस्क में 9 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। ब्रियांस्क और बेलगोरोद में 6 ड्रोन भस्म कर दिए गए। रूस की इस आक्रामकता की वजह जून के महीने में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले हैं। रूस अब जुलाई में यूक्रेन से हिसाब चुकता करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि जून में रूस के 3 फाइटर जेट नष्ट किए गए। यूक्रेन के हमलों में 350 टैंक भी भस्म हो गए। 58 एयर डिफेंस को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। 30 दिन में रूस के 33,700 सैनिकों की मौत हो गई। फिलहाल यूक्रेन एक बार फिर रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन को नेटो के हथियार भी मिलने वाले हैं और यूक्रेन में 1000 किलोमीटर से अधिक के ड्रोन का प्रोडक्शन बेहद तेजी से किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि पैट्रियट की मिसाइलें आने के बाद रूस के हमले नाकाम होंगे और यूक्रेन एक बार फिर रूस पर हावी हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सैनिकों की तमाम कोशिशों के बावजूद हमास के हमले अभी भी जारी हैं। हमास का जाल इजरायली सैनिकों के लिए काल साबित हो रहा है। घात लगाकर हमला कर रहे हमास लड़ाकों से बचने के लिए अब इजरायली सेना मानव ढाल का इस्तेमाल कर रही है। बारूद, सुरंग और बम के हमले से बचने के लिए इजरायली सेना अब फिलिस्तीनी कैदियों को आगे रख रही है। इस बीच हमास ने रॉकेट फैक्ट्री का वीडियो जारी करके इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी। हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक, इतना गोला बारूद, लेकिन इजरायल का मिशन अब भी अधूरा है। हमास को खत्म करना तो दूर, हमास को लाचार बनाना भी इजरायल के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। हमास ने अपनी हथियार फैक्ट्री का वीडियो जारी किया है। दावा है कि हमास इजरायल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और रॉकेट का प्रोडक्शन बेहद तेज कर दिया है।
हमास का ये वीडियो पुराना भी हो सकता है, लेकिन हमास के तेवर से तो यही लगता है कि ये वीडियो नया और दावा भी सही है। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों को टारगेट करने के लिए अब हमास लैंडमाइंस और बम का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के लड़ाके सुरंग में छिपकर हमला कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों के रास्ते में बम लगाए जा रहे हैं। किसी इमारत से निकलकर अचानक हमले किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इजरायल ऐसे जाल की वजह से ही अपने कई सैनिकों को गंवा चुका है। भारी भरकम और आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों में अब ऐसा खौफ है कि ऐसे हमलों से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली सैनिक अब हमास के अचानक होने वाले हमले और बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मानव ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सैनिक अपने साथ फिलिस्तीनी कैदियों को रख रहे हैं, जिन्हें सैनिकों से कुछ कदम आगे चलना पड़ता है। इजरायली सैनिकों का यह तरीका कामयाब भी हो रहा है। आईडीएफ पकड़े गए हमास लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर रही है। सैनिकों की हर टुकड़ी के साथ कुछ कैदियों को रखा जा रहा है। काफिले में भी सबसे आगे फिलिस्तीनी नागरिकों से भरी गाड़ी होती है। इजरायली सैनिक हमले तेज करते हुए उत्तरी गाजा के शिजैया इलाके में आगे बढ़ी है। इजरायली सेना दक्षिण में पश्चिमी और मध्य राफा में भी काफी आगे तक पहुंच चुकी है। इन इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारतों को नष्ट किया गया है। गाजा में आईडीएफ और शिन बेट ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजरायली सेना का दावा है कि वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके के एक अपार्टमेंट में हमास के सीनियर नेताओं ने एक ठिकाना बनाया था। दावा है कि हवाई हमले में हमास का नेता सईद जबेर मारा गया। सईद जबेर इजरायली सेना पर हमले करवा रहा था। आम लोगों और सेना पर कई हमले में सईद की तलाश थी। युद्ध के बीच गाजा में एक बार फिर ईंधन की भारी कमी हो गई है। फ्यूल की कमी के चलते अब अस्पतालों में जनरेटर सिस्टम बंद हो सकता है। फिलहाल सिर्फ 48 घंटे का फ्यूल होने का दावा किया जा रहा है। अगर वक्त पर गाजा में तेल की सप्लाई नहीं की गई तो जनरेटर बंद होने से अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और इसी मकसद के साथ पुतिन की सेना प्रोजेक्ट 2300E पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मकसद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना। उसे 5th जनरेशन फाइटर से लेकर S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम से लैस करना। आखिर कैसा है पुतिन का ये नया आविष्कार? कैसे 1 लाख टन वजनी योद्धा समंदर में लाएगा भूचाल? देखिए इस रिपोर्ट। कुछ इसी अंदाज में रूस का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में भूचाल लाएगा। कुछ इसी अंदाज में पुतिन का स्टॉर्म ब्लू वॉर जोन को दहलाएगा। कुछ इसी अंदाज में रूसी नौसेना के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जंगबाज समंदर की लहरों को चीरकर दुश्मन खेमे में खलबली मचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए रूसी डिफेंस बीते कुछ सालों से प्रोजेक्ट 23,000E पर काम कर रहा था। रूसी नहीं बल्कि दुनिया का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना। और इसी प्लान के तहत जल्द ही रूस स्टॉर्म 2 को तैयार करने वाला है। दावा किया जा रहा है साल 2025 तक रूसी नौसेना को स्टॉर्म 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा होगा, जिस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात रहेंगे। वो 24/7 साल के 365 दिन वॉर रेडीनेस मोड में रहेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1 लाख टन होगा। रूसी नौसेना का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 50 मीटर ऊंचा होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 331 मीटर तक हो सकती है।
स्टॉर्म 2 की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। करीब $4 बिलियन की लागत से तैयार होने वाले इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे होंगे। इतना ही नहीं, इस समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट पर 100 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। Su-57 और Su-33 के नेवल वर्जन की भी तैनाती होगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जंगी बेड़े पर मोर्चा संभालेगा। वहीं MiG-29K और हेलीकॉप्टर्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे। साल 2020 में ही स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन स्टेज का काम शुरू कर दिया गया था और अगले 1 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जहां एक तरफ रूस पर हमले के लिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, तो वहीं अब यूक्रेनी धरती को दहलाने के लिए रूस को गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियार की खेप देने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आ चुके हैं। जहां जिनपिंग ने घातक हथियारों से भरा विमान मॉस्को पहुंचाया, तो वहीं किम भी भारी तादाद में गोला बारूद मॉस्को भेज चुके। आखिर कैसे पुतिन, शी और किम के गठबंधन ने बढ़ाई है बाइडेन की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहरा मचा हुआ है। इसी बीच मॉस्को में एक ट्रांसपोर्ट विमान की दस्तक ने यूक्रेन, नेटो समेत अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। जानते हैं क्यों? नेटो के खिलाफ पुतिन के नए गठबंधन के चलते, यूक्रेन जंग में रूस के साथ एक और महाशक्ति की एंट्री के चलते। दरअसल चीनी सेना का Y-20A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान मॉस्को पहुंचा। दावा है कि पीएलए के विमान में हथियारों की भारी खेप मौजूद थी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MLRS मॉस्को सप्लाई किए गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन की तरफ से हथियारों की खेप रूस डिलीवर की गई। पहले भी चोरी छिपे जिनपिंग यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहे थे। पहले भी बीजिंग से विध्वंसक हथियार मॉस्को सप्लाई किए गए। मगर इस बार पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान दिन दहाड़े मॉस्को में लैंड किया और दावा किया जा रहा है कि इस विमान में चीनी डिफेंस के TF-15 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और टाइप 96B आधुनिक टैंक मॉस्को सप्लाई किए गए ताकि रूसी ब्रिगेड इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पुतिन के बीजिंग दौरे पर दोनों देशों के बीच हथियारों की डील हुई और इसी सौदे के तहत जिनपिंग ने ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए चीनी हथियार मॉस्को पहुंचाए। एक तरफ पुतिन जिनपिंग की यारी ने नेटो में सनसनी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के गोला बारूद से भी यूक्रेन थर्राया हुआ है। दरअसल पिछले महीने ही पुतिन 2 दिन के उत्तर कोरिया के दौरे पर गए। उसके बाद से न सिर्फ किम ने अपनी सेना बल्कि भारी तादाद में गोला बारूद भी रूस को सप्लाई किया।
और अब नॉर्थ कोरिया से मिले उसी गोला बारूद को रूसी ब्रिगेड इस्तेमाल कर रही है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना M46 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर रही है। इस आर्टिलरी गन का गोला नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है, क्योंकि M46 आर्टिलरी के शेल मॉस्को में तैयार नहीं होते। दरअसल M46 आर्टिलरी गन 7 दशक पुराना हथियार है, जिसे सोवियत दौर में बनाया गया। इस आर्टिलरी गन को रूस ने नॉर्थ कोरिया को दिया था। हालांकि रूस में इस आर्टिलरी गन की शेल नहीं बनाई जाती, मगर अब भी उत्तर कोरिया इस गन की शेल बनाता है, इसका इस्तेमाल करता है। लिहाजा पुतिन ने किम से M46 आर्टिलरी गन के शेल की मांग की और नॉर्थ कोरिया ने बेझिझक गोला बारूद मॉस्को सप्लाई किया। दरअसल किम, पुतिन और जिनपिंग यही वो 3 किरदार हैं जो अमेरिका के सबसे कट्टर विरोधी हैं। अमेरिका से इन तीनों मुल्कों की अदावत दशकों से जारी है। अब तक ये तिकड़ी अलग अलग फ्रंट पर अमेरिका को चुनौती देती आई थी। मगर अब तीनों देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, किम, पुतिन, जिनपिंग का ये गठबंधन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे नेटो पर भारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रोबोटाइन में रूसी सेना के मोर्टार हमले, हाई एक्सप्लोसिव शेल से रूस की गोलाबारी, रोबोटाइन की पोस्ट छोड़कर भागी यूक्रेनी सेना। और क्या जल्द ही नाटो बेलारूस पर भीषण हमला कर सकता है? क्या बेलारूस के चप्पे चप्पे को बारूद से पाटकर प्रेसिडेंट पुतिन से इंतकाम ले सकता है? दरअसल यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद बेलारूस ने जताई है। बेलारूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर से लगातार उकसाने वाली हरकत की जा रही है। बेलारूस पर हमले के लिए नाटो सेना की तैनाती तक हो चुकी है, लेकिन बेलारूस पर जंग की आंच आए उससे पहले ही पुतिन के जंगबाज एक्शन में आ गए हैं और अब बेलारूस फ्रंट से ही यूक्रेन पर संहार का रूट तैयार हो चुका। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक रूस यूक्रेन के बीच जंग ईस्टर्न फ्रंट से लेकर क्रीमिया तक लड़ी जा रही थी। अब तक दोनों मुल्क की सेना पूर्वी यूक्रेन से पश्चिमी रूस तक के इलाके को गोला बारूद से दहला रही थी। मगर इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग का नया फ्रंट तैयार हो चुका है। और जानते हैं, वो वॉर फ्रंट 3 देशों के बीच करीब 1500 किलोमीटर के सरहदी इलाके में फैला है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर अब तक की सबसे भीषण जंग का आगाज हो सकता है। दावा यह भी है कि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो सकता है। वजह है बेलारूस के खिलाफ नेटो का जंगी चक्रव्यूह, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से नेटो की घेराबंदी। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच करीब 1084 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। बेलारूस का आरोप है कि उसके सरहदी इलाकों में यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन घुसपैठ की जा रही है।
सर्विलांस ड्रोन के जरिए बेलारूसी सेना से जुड़ी अहम जानकारी जुटाकर नेटो को भेजी जा रही है। वहीं बेलारूस और पोलैंड के बीच करीब 416 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। बेलारूसी डिफेंस का दावा है कि यूक्रेन के इनपुट के बाद नेटो ने पोलैंड से सटे बेलारूस बॉर्डर के पास हजारों की तादाद में सैनिक और टैंक, तोप, आर्टिलरी जैसे हथियारों की तैनाती की है। बेलारूस खुले तौर पर रूस का समर्थक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बेलारूस के इसी कदम से नेटो भड़का हुआ था और दावा किया जा रहा है कि बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने 2 अलग-अलग मोर्चे से बेलारूस की घेराबंदी कर दी। बस फिर क्या, बेलारूस ने यूक्रेन, पोलैंड समेत पूरे नेटो देशों को एटमी वार्निंग दे दी है। जिस तरह यूक्रेन और पोलैंड फ्रंट से बेलारूस को उकसाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो हम न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। आपको बता दें कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने सिर्फ नेटो को चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि इसके साथ साथ पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर बनते जंग के हालात को देखते हुए सीधे क्रेमलिन से भी संपर्क किया। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मसले पर रूस और बेलारूस के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। 48 घंटे बाद पुतिन लुकाशेंको के बीच मीटिंग होगी। रूस ने बाल्टिक सागर में सबमरीन को भी तैनात किया। वहीं कैलिनिनग्राड में रूस ने एटमी मिसाइलें एक्टिवेट की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन जो चाहते थे वो नेटो खुद ब खुद कर रहा है। दरअसल अमेरिका और नेटो की शह पर यूक्रेन क्रीमिया को दहला रहा था। क्रीमिया फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। ऐसे में पुतिन का मकसद था क्रीमिया फ्रंट से जंग को शिफ्ट करना। अभी पुतिन उस मौके की तलाश में थे। उससे पहले ही पोलैंड यूक्रेन से सटे बेलारूस बॉर्डर पर नेटो ने मोर्चा संभाल लिया, विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी। तो बेलारूस की घेराबंदी, पोलैंड यूक्रेन पर सेना और हथियारों की तैनाती नेटो और अमेरिका के लिए कारगर साबित होगी या फिर इससे पुतिन को फायदा मिलेगा, ये तो चंद दिनों के बाद साफ हो जाएगा। मगर बेलारूसी डिफेंस को इस बात की भनक लगी है कि पोलैंड बॉर्डर के पास नेटो ने 10 टैक्टिकल बटालियन को तैनात किया है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर मौजूदा वक्त में नेटो सैनिकों की तादाद करीब 20,000 से भी ज्यादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खास तौर पर अमेरिका ने पोलैंड बॉर्डर पर 14 MI अब्राम टैंक्स को तैनात किया है। वहीं 416 किलोमीटर में फैले पोलैंड बेलारूस बॉर्डर वाले इलाके में अमेरिकी अब्राम्स टैंक के अलावा नेटो सेना के 85 टैंकों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, नेटो के करीब 190 आर्मर्ड व्हीकल भी पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेटो ने पोलैंड फ्रंट से बेलारूस पर चढ़ाई करने के लिए 35 आर्टिलरी को भी तैनात किया है। सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि यूक्रेन बेलारूस सीमा पर भी नेटो और अमेरिका की तैयारी पुख्ता है। बेलारूस का दावा है कि यूक्रेन के ज़ाइटोमीर प्रांत में यूक्रेन डिफेंस ने हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और M777 155 mm हॉवित्ज़र को तैनात कर रखा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के कार्गो विमान बीते 24 घंटे से लगातार अब्राम्स टैंक और डिफेंस सिस्टम के साथ पोलैंड के एयरबेस पर लैंड कर रहे हैं। यानी पेंटागन की तरफ से हथियारों की भारी खेप पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचाई जा रही है।
वहीं बेलारूस की परमाणु धमकी के बाद रूस भी पूरे एक्शन में है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन कैबिनेट ने यूरोप के तबाही मिशन पर मोहर तक लगा दी है। मतलब ये कि जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई। और इसके पीछे की वजह यूक्रेन युद्ध में नेटो की भागीदारी, बेलारूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी, जिसके बाद पुतिन अब बेलारूस फ्रंट से नेटो देशों का नक्शा बदल दें। और अगर पुतिन ने यूक्रेन के बजाय नेटो पर फोकस शिफ्ट किया तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध के वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वहीं खेरसौन में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल टावर पर हमला, विस्फोट से तबाह यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर। यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल टावर पर यह अटैक हुआ। ये देखिए तस्वीरें, ये ड्रोन कंट्रोल टावर है जिस पर यह हमला हुआ है और इस हमले में ये टावर तबाह हो गया। यूक्रेन और गाजा युद्ध अमेरिका के लिए वैश्विक संकट बन गया है। इस युद्ध के बाद अमेरिका के ग्लोबल मिशन रूस और गाजा समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट दिया है कि यूरोप में अमेरिका के सभी सैन्य बेस पर सैबोटाज या छद्म हमले, टेरर अटैक और फिदाइन हमलों का खतरा मंडरा रहा है। देखिए अमेरिका के यूरोप में कौन कौन से सैन्य बेस खतरे में, खुफिया रिपोर्ट में क्या आशंकाएं जताई गई हैं और कौन है जो इन बेस को तबाह करने की प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। धरती पर जंग के जितने भी फ्रंट इस वक्त सुलग रहे हैं, सब पर अमेरिका सक्रिय है। रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। गाजा, लेबनान की जंग में अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। लाल सागर में अमेरिका की प्रोस्पेरिटी गार्डियन फोर्सेस यमन के हूती ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। इराक और सीरिया में अमेरिका प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास करके अमेरिका किम जोंग को भड़का रहा है। दुनिया की हर छोटी बड़ी जंग में अमेरिका किसी न किसी तरह भागीदार है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने छोटे बड़े युद्धों के लिए बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। बाइडेन प्रशासन की नीतियों से दुनिया के कई हिस्सों में इतने वॉर फ्रंट तैयार हो चुके हैं कि अब अमेरिका पर ही हमलों का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के यूरोप में जितने भी सैन्य बेस हैं, सब पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका से लेकर रूसी मीडिया तक यह खबर सुर्खियां बनी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप के सभी सैन्य बेस पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूरोपियन यूएस कमांड का हेडक्वार्टर स्टुटगार्ट जर्मनी में है। यहां चार्ली प्रोटेक्शन कंडीशन लागू कर दी गई है। चार्ली प्रोटेक्शन कंडीशन आतंकी हमलों का इनपुट मिलने के बाद लगाई जाती है। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि यूरोप के सभी बेस पर बड़े आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की जानकारी सीआईए के पूर्व प्रमुख ने भी दी है। सीआईए के पूर्व प्रमुख माइकल मॉरल ने कहा है कि अमेरिका के यूरोपीय सैन्य बेस बहुत बड़े खतरे में है। इसके साथ ही अमेरिका के अंदर 9/11 से भी बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। दरअसल अरब में चलने वाले कई मिलिटेंट संगठन अमेरिका की इजराइल नीति से भड़के हुए हैं। हिजबुल्लाह सहित कई संगठन यूरोप के सैन्य बेस पर बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे हैं।
अरब से चलने वाले कई शिया और सुन्नी संगठनों के लड़ाकों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जैसे लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, पाकिस्तान से जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातिमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, इराक का अल हश्द अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारिन। ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, PIJ, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हमलों की तैयारी में है। गाजा की जंग के बाद इन संगठनों की संधि हो चुकी है और ये यूरोप के सैन्य बेस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ गाजा की जंग ही नहीं है, खतरा यूक्रेन की जंग भी बनी हुई है। साल 2022 के फरवरी के बाद से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और वजह है यूक्रेन को रूस से लगातार हथियारों की सप्लाई। यूएस से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूसी धरती पर हमले कर रहा है और उसके साथ जो भी आतंकी हमले रूस में हुए हैं उनके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। मार्च 2024 में मॉस्को के क्रॉकस ऑडिटोरियम पर हमला हुआ और 23 जून को रूस के दागिस्तान में आतंकियों ने गोलीबारी करके 17 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले के पीछे भी रूस यूक्रेन और अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। माना यह जा रहा है कि रूस इन हमलों का प्रतिशोध लेना चाहता है और यूरोप के अमेरिका बेस पर हमले की साजिश पुतिन भी तैयार कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने हमलों की जिम्मेदारी चेचनिया के सुप्रीम लीडर रमजान कादिरोव को दी है। रमजान की फोर्स में फिदाइन हमलावर भी हैं और ये यूरोप के अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। अगर दागिस्तान, क्रीमिया और सोची जैसे कोऑर्डिनेटेड हमले अमेरिका के सैन्य बेस पर होते हैं तो एक ही दिन में यूरोप के 8 से ज्यादा देश विस्फोट से दहल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।